नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस में, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 23 फेब 2022 और दिन क्या है? वेंसडे। वेंसडे यानी कि बुधवार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या है भाई, सरप्राइज वगैरह किस बारे में बात हो रही है, जिसका मैंने आपको कल जिक्र किया था। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम ये एनालिसिस बना रहे हैं, मतलब कि ये लोकायुक्त के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो हमारी लक्ष्य इंडियन पॉलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, इंडियन पॉलिटी का 59th चैप्टर है लोकायुक्त। अगर आप ऊपर देख सकते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करेंगे इन अ नटशेल। ठीक है, तो आपका आज एक चैप्टर कवर होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नटशेल में इस आधे घंटे की वीडियो में आप पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर कवर कर लेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ लोकायुक्त से, बल्कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशन, कई सारे इसमें फ्रेमवर्क निकल के आएंगे। ठीक है, हम ये चीज़ें कवर करेंगे। तब हम शुरू करते हैं अपना डेली रिचुअल्स। तो डेली रिचुअल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कल क्वेश्चंस दिया था आपको। ये मेंस के क्वेश्चंस थे, ठीक, 3, और ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ये तो कमेंट करके बता दिया कि आपको किस टाइम वीडियो देखना है, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता चल गया है, तो मैं लगभग इसी टाइम पे वीडियो पब्लिश किया करूँगा, लगभग 12 से 2 या 3 के बीच में। मतलब ये 2-3 घंटे दोपहर में ही, लंच टाइम में ही पब्लिश करूँगा, ताकि शाम वाले बच्चे भी देख सकें और दोपहर वाले और रात वाले भी बच्चे आराम से देख सकें। ठीक है, सो आप सब ने पी गहलावत, प्रमिला और नितेश, हर्षवर्धन, सब ने इसमें कमेंट किया है। आप लोग कल इन क्वेश्चंस पे कमेंट करना भूल गए। ये जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन थे, उस पे आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं। ठीक है, और इसी बात पे मेरा जो अगला ये जो हमारा प्रोग्राम है, वो ये है कि कुछ हम फ्राइडे को 2 विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। विनर्स मतलब कौन? वो एस्पिरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को कंसिस्टेंटली वो कमेंट करके बताते हैं, चाहे वो मेंस आंसर के फॉर्म में हो गया, चाहे वो प्रीलिम्स के एमसीक्यू के फॉर्म में हो गया, जो पिछले 3 महीने से डेडिकेटेड हैं, और उनके एफर्ट्स को, उनके कंसिस्टेंसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमने एक वैल्यू एडिशन वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि आप एक टाइम पे एक जगह किसी के साथ बहुत डेडिकेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। और हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है उनके लिए, जो हमसे अटैच्ड हैं, डेडिकेटेड हैं पिछले 3 महीने से, और फिर इधर बीच भी, लाइक पिछले 1 आध 2 हफ्तों से भी जो कमेंट करते हैं, जो अपना आंसर टाइप करते हैं। इसमें टाइम लगता है, इसमें डेडिकेशन लगती है, तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, राइट। सो हम कुछ ऐसा सरप्राइज आपके लिए ले आएंगे कि ऐसा लगेगा कि आपने कोई मेडल जीत लिया हो, या फिर ऐसी एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और फ्राइडे को क्या डेट है? 25 तारीख को। 25 तारीख को हम रिलीज करेंगे उन 2 एस्पिरेंट्स का नाम। ये दोनों है, ये ओपेड एनालिसिस और एडिटोरियल, सॉरी, करंट अफेयर एनालिसिस जो आद्या मैम कंडक्ट करती हैं। ओपेड एनालिसिस से एक एक स्टूडेंट रहेंगे, और करंट अफेयर एनालिसिस से एक स्टूडेंट रहेंगे। हम 2 स्टूडेंट का नाम पब्लिश करेंगे, और वो विनर होंगे, और उनको क्या मिलेगा वो आप फ्राइडे को देखिएगा। इनफैक्ट मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो स्टे ट्यून दोस्तों। ठीक है, कमेंट करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ स्कीम आने वाली है, तो वो भी अपना आंसर्स इवैल्यूएट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, फ्राइडे का इंतजार करिएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं टॉपिक, ठीक है। सो मैंने इस क्वेश्चंस को हटाए नहीं हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे, तो अभी ये यहीं पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको जो भी क्वेश्चंस इसमें से आपको लगे कि यू कैन रिप्लाई, आप इसको उठा के आप मुझे फ्रेमवर्क बता दीजिए, लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट था, बिमल जलान कमेटी और सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसको आप एक दो लाइन में आराम से बता सकते हैं, ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये हमारे प्रीलिम्स, स्मैश प्रीलिम्स और समाचार मंथन के दो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं दोस्तों, जिनकी बैच लगभग मेरे ख्याल से चौथा पांचवा बैच शुरू होने वाला है। तो आप प्लीज़, अगर आपने कहीं एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं। रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर है इसका, तो आप हमारे सिविल स्टडी के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अब सर पर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि जून में आने वाला है, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। शेयर नहीं भी कर रहे हों, अगर लाइक नहीं भी, अगर आपको झिझक हो रही है तो प्लीज़ बेल आइकन एटलीस्ट दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपके तरह आएगी, आपके पास आएगी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शायद आप लोग भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए, हम एनालिसिस पे चलते हैं। तो ये है हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, अनटैंगलिंग केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी। बात केरला की है, लेकिन बात पूरे इंडिया की है, ठीक है। मुद्दा केरला के लोकायुक्त को उठाया गया है, लेकिन ये लोकपाल बिल से रिलेटेड है, जिसकी जंग दशकों से लड़े आ रहे हैं हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग और आम जनता भी, ठीक है, कि एक करप्शन के लिए एक बिल ऐसा पास होना चाहिए जहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भी एक कटघरे में ले आके खड़ा करना चाहिए अगर उन पे कोई दाग है तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, हम बारीकियों से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 59 पे है, लोकायुक्त से रिलेटेड। सो आज हम डिटेल में समझेंगे क्या है, ठीक है। मैंने एक ही टॉपिक लिया है इसलिए क्योंकि रशिया रिकॉग्निशन, ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप ये देख रहे हैं, ये पूरा, ये ऑलरेडी हमारे काउंटर पार्ट, हमारे टीम मेंबर अंजुम सर ने कवर कर रखा है। आप इनकी वीडियो ये देख सकते हैं, व्हाट आर डोनेत्स्क एंड लुशांक पीपल रिपब्लिक। रशिया ने कल इन दो जगहों पे, यूक्रेन से सटी दो जगहों पे लगभग कैप्चर एक तरीके से कर लिया है और बताया है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस वजह से रशिया ने इन दोनों जगहों को कंट्रोल कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइट चल रही है, ठीक है। सो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या चल रहा है, ताकि आपको ध्यान रहे, ओके। ये मेरी कल की वीडियो थी, उसको आप जरूर देखिएगा। चाइना ने क्या पैक्ट तोड़ा है, ग्लोबल कंसर्न क्यों है, और हिमालयन योगी की बात क्या की गई थी, और करंट अफेयर एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है। सो चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। रिसेंटली, अभी देखिए, 1 महीने पहले की न्यूज़ है, 17 घंटे पहले की न्यूज़ है, 3 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, मतलब कि पिछले 1 महीनों से, ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, केरला न्यूज़ में है अपने लोकायुक्त बिल को लेके, ठीक है। पिनाराई विजयन, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो यूएस गए थे अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा केरला को कि भाई ऐसा है कि केरला में जो लोकायुक्त है उसमें अब अमेंडमेंट लानी होगी, ठीक है, संशोधन करना होगा ऑर्डिनेंस के थ्रू, क्योंकि नॉर्मल एक्ट की वजह से, नॉर्मल एक्ट जो पास होते हैं विधानसभा में वो नहीं हो पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है इनके पास, इसलिए अब ये अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू लोकायुक्त जो बिल है 1999 का, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये है टॉपिक। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा समझने से पहले ये हमारे जीएस पेपर 2 का पार्ट है। जैसा कि हमने बताया, इंडियन पॉलिटी, मैंने बुक दिखाई आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड है,
ठीक है, ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें से एक लोकायुक्त है, ठीक है, लोकपाल है। मुद्दा देखिए, मुद्दा ये था कि जो केरला गवर्नमेंट है, जो पिनराई विजयन की जो सरकार है वहां की, वो ये कह रही है कि भाई लोकायुक्त जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है हमारे डेली एक्टिविटीज में, हमारे काम में। हम जानते हैं कि लोकायुक्त करप्शन फ्री इंडिया को स्टैब्लिश करने के लिए निकाला गया था, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की आज़ादी को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये हिंडर कर रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि प्रेजेंट जो बिल है लोकायुक्त केरला का 1999 का जो बिल है, उसमें ये मेंशन है, उसमें ये निहित है कि अगर लोकायुक्त, ठीक है, अगर लोकायुक्त को ये पता चल गया और ये बात प्रूव हो गई कि भाई चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर उनके ऑफिस में कोई भी सेक्रेटरी लेवल पे हो, पब्लिक ऑफिसर्स में भी कोई हो, जो करप्शन करते हुए पाया गया और लोकायुक्त ने उसे प्रूव कर दिया, तो उसको रिजाइन देना होगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, यस नो, उसको दलील भी पेश करने की मौका, इजाजत नहीं मिलेगी उस पब्लिक ऑफिसर को, ठीक है, और वो उसको रिजाइन देना होगा अपने पोस्ट से। ठीक, तो इस मामले में पिनराई विजयन कह रहे हैं ये तो सीधे सीधे दादागिरी है कि आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो अपने बारे में बोलने के लिए, अपने पक्ष में बोलने के लिए, आप सीधे फैसला सुना दे रहे हो। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास वाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिनराई विजयन ने अमेंडमेंट के लिए बात कही है और ऑर्डिनेंस के थ्रू 2 आर्टिकल को उन्होंने चैलेंज किया है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14। ठीक है, इसके बारे में अब हम समझेंगे कि ये मामला क्या है। ठीक है, यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि द लोकपाल टू गिव डायरेक्शंस टू द गवर्नर टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। लोकायुक्त जो हैं वो गवर्नर को बोलेंगे और गवर्नर क्या करेंगे कि चीफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे ऑन द गिल्टी ऑफ करप्शन। ठीक है, लोकायुक्त हैज इनडायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इट्स रिसेंटमेंट ओवर द अटेम्प्ट टू टेक अवे सम ऑफ इट्स पावर्स। ठीक, यह जो आंकड़ा आपको दिख रहा है इमेज पे, लॉन्ग ड्रॉन डिबेट 1963, इस पे हम अभी आते हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। ठीक है, क्या था, क्यों था। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, इतिहास क्या है लोकायुक्त का। ठीक, लोकायुक्त को विदेश में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ओम्बुड्समैन एक तरीके का आई थिंक स्वीडिश वर्ड है, राइट, स्वीडिश वर्ड है, इसीलिए ये स्वीडन में भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। 1809 में स्वीडन में लोकायुक्त यानी कि ओम्बुड्समैन स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 20वीं शताब्दी में ओम्बुड्समैन वाज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एंड ग्रू मोर सिग्निफिकेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि यहाँ पे करप्शंस बहुत बढ़ गए थे, बहुत करप्शंस बढ़ गए थे। इस वजह से किसी किसी कंट्रीज को ओम्बुड्समैन लगाना पड़ा। ओम्बुड मतलब क्या होता है कि किसी को रिप्रेजेंट, किसी बंदे के को एज ए प्रॉक्सी उसको रिप्रेजेंट जो कर रहा हो। ठीक है, मतलब कि एक प्रतिनिधि हो गया उनके खिलाफ। अगर करप्शन हुआ है, ठीक है, तो मैं जो पीड़ित हैं, चाहे वो स्टेट हो गया, चाहे वो कोई सोसाइटी हो गई, उसके साथ में जो आवाज़ देने वाला है वो होगा लोकायुक्त। सो ठीक है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसका मतलब होता है लोकायुक्त। नाउ न्यूजीलैंड और नॉर्वे इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है 1962 में, एंड इट प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट एंड स्प्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बुड्समैन। ठीक है, मतलब कि ये कि साफ साफ जो गवर्नमेंट है उन पे भी एक नज़र डालने के लिए, मतलब कि वो गार्ड द गार्डियन वाली बात है, एंड टू चैलेंज द गार्डियन वाली बात भी है यहाँ पे। ओके, 1967 में व्हाइट रिपोर्ट ऑफ 1967, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि हमारे देश पे उन्होंने राज किया, कॉलोनियलिज्म, उन्होंने भी ओम्बुड्समैन के फंक्शन को, ओम्बुड्समैन वाले लॉ को उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, यूके में भी स्टैब्लिश किया गया, अपनाया गया ओम्बुड्समैन वाली इंस्टीट्यूशन, एंड बिकेम
पहली ऐसी कंट्री बन गई थी ब्रिटेन, जो कि पहली डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वो हैव अ वर्ल्ड ऑफ सच अ सिस्टम। उसके बाद 1966 में, ठीक है, गुएना। गुएना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कमेंट करके बताइएगा। एशिया, फिर ऊपर नीचे आता है, नीचे आता है, एशिया पैसिफिक में आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहाँ पे आता है बताइएगा गुएना। क्योंकि जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो मैप अगर आपके दिमाग में क्लियर हो तो फिर आप तुरंत पॉइंट आउट कर लेते हो, तो ये आप बता सकते हो। साथ ही कई सारे ऐसे देश हैं, जो कि मॉरिशस हो गए, सिंगापुर, मलेशिया, भारत में भी उसके बाद फिर लॉन्च हुआ, ठीक है। भारत में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे अशोक कुमार सेन, जो उस वक्त के कानून मंत्री थे, मतलब लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, 1960s में, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, मतलब कि उनको कहा जाता है हृदयघात हुआ, मतलब कि हार्ट अटैक हुआ, उनकी जब मृत्यु हुई, तो मुरारजी देसाई की सरकार बनी थी, ठीक है। मुरारजी देसाई की जब सरकार बनी, तभी लोकायुक्त को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फिर थोड़ी उथल पुथल थी, थोड़ी सी करप्शन वाला मामला यहाँ पे भी नजर आ रहा था, ठीक है। सो द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वो क्वाइंड बाय डॉक्टर एल सिंघवी। इन्होंने ये दो टर्म को इजाद किया। ओम्बुड्समैन तो अंग्रेज़ों का शब्द था, अंग्रेज़ी था वो, आई मीन स्वीडिश शब्द था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लोकायुक्त और लोकपाल को इजाद किया, वो क्वाइन किया टर्म, ठीक है। बेसिकली लोकपाल इज लाइक अ बिगर कंसेप्ट, एंड लोकायुक्त भी सेम ही होता है, लेकिन हाँ, लोकायुक्त पोजीशन को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट में जो जो लोग अपॉइंट होते हैं वो लोकायुक्त होते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली 1966 में जब हमारा पहला एआरसी आया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो मोरारजी देसाई की सरकार एड्रेस कर रही थी, तब राजनीतिक करप्शन, मतलब कि पॉलिटिकल करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। चाहे वो किसी स्कीम्स में हो, चाहे वो किसी रूरल लेवल पे हो, अर्बन लेवल पे हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल में हो, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से करप्शन बढ़ रही थी। तो इस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए एक क्रेडिबल सिस्टम बनाया गया था, जिसको ओम्बुड्समैन कहा गया, ताकि जितने भी जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये कहा जाता है कि भाई, आप क्लीन छवि के कैसे हो सकते हो, कहने को तो चांद में भी दाग है, ठीक है, लेकिन आप तो पब्लिक ऑफिसर ही हो, तो आपको भी हम कटघरे में खड़ा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर करप्शन के चार्जेस नज़र आते हैं तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा कटघरे में, और प्रूव अगर आप होता है तो फिर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिसर्स के लिए एक एक बहुत ही अकाउंटेबिलिटी वाली बात हो गई थी, तब से थोड़ा डरने लगे थे लोग, लेकिन ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। 1960 की बात है ये। आप ये ध्यान दीजिए कि आज हम बैठे हैं 2022 में, ये बात है 1966 की, ठीक है। पहली बार इसके बारे में जिक्र किया गया था, और 2019-20 में, ठीक है, 2013 में हालांकि स्टैब्लिश किया गया एक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जंग देख रहे हो आप, जर्नी कितनी लंबी जर्नी है, लगभग मेरे ख्याल से 50 साल की भी जर्नी है ये। तब जाके लोकायुक्त स्टैब्लिश हुआ, वो भी अभी किसी किसी राज्यों में लोकायुक्त स्टैब्लिश है, हर राज्य में, हर स्टेट में लोकायुक्त नहीं है वहाँ पे, ओके। सो इसमें कौन कौन आते हैं, सारे पब्लिक ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है, चाहे वो जितने भी मिनिस्टर्स के अंदर हों, जितने भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर हों, जितने भी स्टेट ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर हों, सब लोग आएंगे। लेकिन 68 में, 68 में ये लैप्स हो गया, क्योंकि सरकार गिर गई थी, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस हो गया, ठीक है। द आइडिया ऑफ द लोकपाल हैड लॉन्ग जर्नी। 45 साल बाद एक शख्स फिर आया, वो शख्स का नाम था श्री अन्ना हजारे जी, जिनको पूरा देश याद करता है जब भी लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बात होती है। तो हम सब ने देखा कि 2011-2012 में दिल्ली की सड़कें भर गई थीं, जनसमूह निकल गया था, लोग मार्च कर रहे थे, अन्ना हजारे और केजरीवाल ये लोग मिलके लोकपाल बिल के लिए अनशन कर रहे थे, ठीक है।
और बाद में क्या हुआ, अन्ना हजारे जी साइड हट गए और फेस बन गए थे फिर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली के, ठीक है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, और फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ये कुछ ऐसे ही सिनेरियो है दोस्तों, जब बिल्कुल गांधी जी और नेहरू जी वाला केस था। गांधी जी ने भी देश का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, आगे बढ़े वो, ठीक, लेकिन वो पीएम नहीं बने, ठीक है, वो ना ही संविधान सभा को हेड कर रहे थे, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो 1946 में हो गया था, गांधी जी की मृत्यु तो 48 में हुई थी, ठीक, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को मौका दिया। वैसे ही अन्ना हजारे हट गए और केजरीवाल जी, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप ये चीज समझिए कि लोकायुक्त और लोकपाल जब पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी, और आप एज इट इज छाप सकते हैं अपने पेपर में। क्या छाप सकते हैं आप कि ये वो एक्ट है, ये वो एक्ट है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैब्लिश करता है यूनियन और स्टेट में, ठीक है। किस लिए स्टैब्लिश करता है? ताकि वो इंक्वायरी कर सके जितने भी आरोप हैं करप्शन पे, जितने भी आरोप हैं करप्शन पे। किस पे आरोप हैं? पब्लिक ऑफिशियल्स पे, पब्लिक फंक्शनरीज पे। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये एक्ट ये इंश्योर करता है यूनियन और स्टेट में जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक फंक्शंस हैं, काम काज कर रहे हैं, उन पर अगर कोई आरोप लगता है करप्शन का, ठीक है, इलीगल चार्जेस करप्शन का, तो वो इंश्योर कर सके, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये है पूरा का पूरा मामला लोकायुक्त का। ये डेफिनेशन लिखी गई थी। दस द लोकपाल कंसीव्ड एज अ बॉडी विच विल इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, ठीक है, हुज टास्क इज टू कंडक्ट प्रॉम्प्ट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। किसी के प्रेशर में आके इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। इसीलिए लोकायुक्त को ये कहा गया है कि अलग रखिए, आप सरकार से अलग रखिए, और बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट है, राइट, बिल्कुल ही अलग है। इस पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का हाथ परसाया भी नहीं पड़ता है। लेकिन वैसे ही लोकायुक्त को आप अलग रखिए, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसमें, कोई भी ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा जिसके वजह से इसके रिजल्ट को, इसके इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। संविधान में लोकायुक्त या लोकपाल के बारे में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए नहीं मेंशन करवाया गया है, क्योंकि जब जब लोकायुक्त में अमेंडमेंट्स होंगे तब तक संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आर्टिकल 368 को हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, आर्टिकल 13 को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हैं कुछ फंक्शंस, ठीक है, ये कुछ कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन कौन लोग होते हैं, जुडिशरी का रोल है इसमें, ठीक है। लोगों का अभी भी यकीन विश्वास बना हुआ है जुडिशरी सिस्टम में, भारत की जो फेडरल जुडिशरी है उसमें यकीन विश्वास बना हुआ है। इसी वजह से इसके जो हेड हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर रिटायर्ड जज होंगे, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जुडिशियल मेंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है। इट हैज़ 8 मेंबर्स, 4 ऑफ whom आर जुडिशियल मेंबर्स। 8 मेंबर्स, 4 होंगे जुडिशियल और 4 होंगे नॉन जुडिशियल मेंबर्स, एंड दैट नॉन जुडिशियल मेंबर्स कुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो 25 साल तक अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, 25 साल तक फील्ड में अपने अच्छा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, सीनियर पोजीशन पे हो, चाहे वो पब्लिक फाइनेंसेस में सीनियर पोजीशन पे हो, ये लोग 4 मेंबर्स बन सकते हैं, ओके। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि इसके 2 विंग होते हैं। द होल सिस्टम इज स्टडीड विथ जजेस एंड जुडिशियल मेन, द लोकपाल इंक्वायरी विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग टू डील विथ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। 2 विंग, हालांकि कई विंग्स होते हैं, लेकिन तो प्रमुखतः जो 2 विंग हैं, प्राइमरी जो 2 विंग हैं, इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग, जो कि डील करते हैं
इन्वेस्टिगेशन से और प्रोसिक्यूशन से। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेगा और प्रोसिक्यूशन विंग करेगा, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फाइल्स द केस इन द स्पेशल कोर्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द लोकपाल। जो इंक्वायरी विंग है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी, उसके बाद रिपोर्ट निकाल के प्रोसिक्यूशन विंग को देगी और फिर प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो स्पेशल कोर्ट में वो पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगा फाइनल जजमेंट के लिए। समझ में आ गई बात? ओके। लोकपाल की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हर एक शख्स पे है जो कि पब्लिक ऑफिस के अंदर आता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी हों, मिनिस्टर हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ग्रुप ए यानी कि आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हों, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स, सबके अंदर, चाहे वो स्टेट ऑफिशियल, पूरे के पूरे पब्लिक ऑफिसर्स, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, जैसा कि मैंने बताया कि वो केस फाइल कर सकता है इसमें स्पेशल कोर्ट में, किसके अंडर? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, इसके अंदर ये फाइल कर सकते हैं केस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पे ये है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है कि लोकपाल डज नॉट हैव पावर टू आस्क प्रेसिडेंट टू रिमूव मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि यही बात स्टेट में लोकायुक्त में केरला के साथ हुई है। जब लोकपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति को वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन लो, तब एक गवर्नर के पास कैसे अधिकार आ गया कि लोकायुक्त जब गवर्नर से कहेगा कि चीफ मिनिस्टर की रिजिग्नेशन लो तो वो ले ले? ये कैसे हो गया? और इसी बात पे तो पिनराई विजयन जो सीएम हैं केरला के, वो उंगली उठा रहे हैं कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप चीफ मिनिस्टर को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रतिनिधित्व है ना, मतलब स्टेट का सीएम है वो। तो इसकी जांच होनी चाहिए और सीएम को या फिर उसके मिनिस्टर्स को ये मौका देना चाहिए अपना भी पक्ष रखने का, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट डेलीगेट्स द पावर ऑफ स्टेट्स टू स्टैब्लिश लॉ ऑफ लोकायुक्त टू डील विथ कंप्लेंट रिलेटिंग टू, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स। कुछ राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र और केरला, इन लोगों ने पहले ही, जब पूरे इंडिया में लोकायुक्त अभी बहस ही चल रही थी, तब तक 1971 में महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू कर लिया था और केरला में 1999 को लागू हो गया था ये, ठीक है ना। केरला के साथ दो इशू क्या हैं इसके, जो चैलेंजेस हैं दोस्तों वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो चैलेंजेस इस किताब में आपको शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस बुक में आपको वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में वो ये है। तो ध्यान से सुनिएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैंने यहां लिखी हुई है, ये एक चिपकाया है मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 ये डिक्लेयर कर रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी, ठीक है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, जो भी कोई पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो ABCD ग्रुप का हो, मिनिस्टर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर काम करता, कोई भी हो, वो अगर कंप्लेंट होगी और लोकायुक्त ने उसे कह दिया कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, कोई किसी से सुनवाई नहीं होगी। और यही बात थी कि आर्टिकल 14 में, जो आर्टिकल 14 के सेक्शन 1 में जो पिनराई विजयन ने उंगली उठाई है और कहा है कि ये गलत है, ठीक है। सो दिस इज हाउ शुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड पोस्ट एलिगेशन इज सब्सटेंशिएटेड। तो वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? गवर्नर, केरला के गवर्नमेंट पूरी, और सीएम, इट शैल एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, ठीक। तो इशू क्या था? पहला इसका इशू ये है, नंबर 1, कि एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी डज नॉट हैव लीगल अथॉरिटी टू डायरेक्ट द पब्लिक सर्वेंट टू रिजाइन हिज पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। इट कैन ओनली सबमिट इट्स फाइंडिंग टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके पूरे का पूरे कहना का मतलब ये है कि
आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी हो, आप जजमेंट नहीं सुना सकते हो, आप एक रिकमेंडेटरी जुरिस्डिक्शन फॉलो करोगे। ये आप देखो, मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, स्काई ब्लू में, कि दैट लोकायुक्त हैड ओनली रिकमेंडेटरी जुरिस्डिक्शन। वो रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, फैसला नहीं सुना सकते हैं। ओके, तो जब आप किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जब आप चार्जशीट फाइल करोगे, कार्यवाही करोगे, तो आप जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। आप सिर्फ केस आगे बढ़ा सकते हो, स्पेशल कोर्ट में आप फाइल सबमिट कर सकते हो, लेकिन आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप उसको रिजाइन करने को नहीं कह सकते हो। ओके, सो लोकायुक्त इज बेसिकली एन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी विथ सर्टेन पावर्स टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस रिलेटिंग टू सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस बॉडी दैट इज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो गए या फिर हाई कोर्ट, जहां की मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है यहां? दूसरा मुद्दा यह है कि जो हमारा आर्टिकल 164 है, ठीक है, जहां पे चीफ मिनिस्टर अपने पावर्स को होल्ड करते हैं, प्लेजर करते हैं, गवर्नर उनको इजाज़त देते हैं, ठीक है। सो द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 164 में ये बात कही गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेम्पलेट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गवर्नर टू विड्रॉ हिज प्लेजर। ओके, सरकारिया कमीशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। सरकारिया कमीशन कब आया था ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्या ऑब्जेक्टिव था सरकारिया कमीशन का वो भी बता दीजिएगा। तो लोकायुक्त में सरकारिया कमीशन ने ये कहा था कि अ गवर्नर कैन नॉट डिसमिस चीफ मिनिस्टर, ठीक है, अ गवर्नर कैन नॉट डिसमिस चीफ मिनिस्टर जबकि उसके पास पूरी मेजॉरिटी है, जबकि कोई गलत काम नहीं किया है उसने, जबकि कोई चीज उसके अगेंस्ट क्रिमिनल या लीगल प्रूव नहीं हो जाते, ठीक है, जबकि उसको अपना पक्ष नहीं मिल जाता, ठीक। तो इस वाले सरकारिया कमीशन ने यह कहा है कि चीफ मिनिस्टर को आप तभी डिसमिस कर सकते हो जब लोग असेंबली में उनकी मेजॉरिटी कम हो और वो एज ए सीएम की पोजीशन से हटने का मना कर रहे हैं, तब वो हटा सकते हैं। या फिर भाई कोई क्रिमिनल केसेस हो गया या कोई लीगल केसेस चल रहे हैं उनके साथ 2-3 साल से, तो फिर ये गवर्नर उनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें पूरी चीज लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी आस्क्ड टू रिजाइन व्हेन ही एंजॉयज द मेजॉरिटी इन द हाउस। द गवर्नर बीइंग a high constitutional authority cannot be compelled by a law to act in a particular manner so far his constitutional duties and functions are in concerned, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो गवर्नर को इतनी भी पावर नहीं है कि भाई आप सीएम को हटने के लिए कह दो, अपने पद से रिजाइन देने के लिए कह दो, ठीक है, जबकि वो मेजॉरिटी में है और जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ लोकायुक्त के कहने पे वो नहीं रिजाइन दे सकता, ठीक। दो चीजें हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। पहला तो ये, और ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। आर्टिकल 14 हमने समझा, डिटेल में समझ में आ गई आपको बात, आर्टिकल 14 किस बारे में था, ठीक है। आर्टिकल 12 हम यहाँ समझेंगे और फिर ये समझेंगे पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। दोस्तों, जो लोकायुक्त है, जो लोकपाल बिल है, उसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनीशन बहुत डिटेल में नहीं मेंशन है, ठीक है। लोकायुक्त लॉ जब इनैक्ट हुआ था तो बेसिकली इसलिए हुआ था कि भाई करप्शन के केसेस को, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनको हम सैक कर सकें, मतलब उन पे कार्रवाई कर सकें, ठीक है, सच एज मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर हु आर कवर्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन एक्ट डज नॉट इंक्लूड ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इनटू डेफिनेशन क्लॉज। बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो किस पे डील करता है? करप्शन इन द गवर्नमेंट, अलाइड एजेंसीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इलेक्टेड बॉडीज, ठीक है। द फंक्शनरीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट कम विद इन द मिसचीफ्स ऑफ द लॉ। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस हैं वो नहीं आ पाएंगे। अगर
कोई भी बंदा जो कि राजनीतिक पार्टी से कोई एसोसिएटेड है, हाँ, लेकिन पब्लिक ऑफिस वो होल्ड नहीं किया है, तो उस पे ये नहीं हो पाएगा, उस पे लोकायुक्त नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो ये एक गैप है। पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करनी होगी, ताकि सब लोग लोकायुक्त के अंदर चपेट में आ सकें। ठीक। और एक्ट सेक्शन 12 क्या कहता है? दूसरा प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन यहाँ पे ये है कि डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ लोकायुक्त। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जब एलिगेशन किसी के ऊपर लोकायुक्त ने अगर एलिगेशन किया हुआ एलिगेशन प्रूव हो जाता है, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, अगर वो एलिगेशन प्रूव हो गया और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर और मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लोकायुक्त ने जो सज़ा करार की थी उस पब्लिक ऑफिसर के थ्रू, वो या फिर जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो सज़ा करार दी है, जो कि पेनल्टी करार दी है उस बंदे को, पब्लिक ऑफिस बेयरर को जिसने करप्शन किया है, वो अगर जायज़ है, वो अगर लोकायुक्त को ठीक लगे, तो लोकायुक्त क्या कर सकता है? बंद करा सकता है उस फाइल को, उस केस को बंद कर सकता है। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है और यही एक गलत स्टेप है। लोकायुक्त भाई कोई एक रिकमेंडेशन अथॉरिटी है, ठीक है, कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कानून मतलब जुडिशरी सिस्टम नहीं है। वो केस को कैसे बंद कर सकता है? ठीक है, एक किसी बंदे के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस लगा, उसके साथ क्रिमिनल केस भी है, और उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ 20 लाख रुपया दे दो, और फिर लोकायुक्त ने कहा अच्छा हाँ ठीक है, आप हो जाएगा मामला सेट, कोई दिक्कत नहीं, हम बंद करते हैं। कैसे बंद कर सकते हो आप? क्रिमिनल केसेस है वो। ठीक है, तो सेक्शन 12 जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज हाउ लोकायुक्त कैन क्लोज अ करप्शन केस विद अ क्रिमिनल केस एंड विच इनवाइट्स इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 years. द लोकपाल files the case in the court after the investigation. ठीक है, लोकायुक्त is satisfied by the action taken by the competent authority, he shall close the case. यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो फिगर था जहाँ मैंने आपसे कहा बाद में हम आएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। ये मैंने डिटेल में समझाया, 1963 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ। ये आपको पता है 2011 से पहले 8 बार अटेम्प्ट किया गया लोकपाल बिल को ले आने के लिए। 8 बार अटेम्प्ट किया गया। इतना तो यूपीएससी में अटेम्प्ट भी नहीं है। ठीक है, इतना तो यूपीएससी का अटेम्प्ट भी नहीं है, लेकिन लोकायुक्त को लाने के लिए 8 अटेम्प्ट किए गए 2011 तक, लेकिन सब फेल हो गए। बट 2013 में मामला फिर लगा और 2013 में फिर जाके बिल पास हुआ था। 2016 में अमेंड किया गया इसके एक्ट को, और 17 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि लोकपाल की अपॉइंटमेंट जो है एक कैसे कैसे होगी, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। और एक और चीज़, कोई बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जैसे स्वीडन हो गए, नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज़ हमारी, जैसे रशिया हो गई, चाइना हो गया, इनके यहाँ भी सिस्टम है ओम्बुड्समैन वाला। ठीक है, उसको यहाँ पे इस बुक में लिखा गया है प्रोक्यूरेटर। ठीक है, प्रोक्यूरेटर सिस्टम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3rd पॉइंट में यहाँ मेंशन है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ठीक है, इस वाले बुक में। तो ये सिस्टम आज भी है, आज भी रशिया में ये पोजीशन है, जो कि पब्लिक ऑफिसर्स को कटघरे में बुलाने की पूरी की पूरी ताकत है, शक्ति है इसके पास। ठीक है, तो ये था पूरा दोस्तों एक केस स्टडी लोकायुक्त के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीएस पेपर 2 के लोकायुक्त वाले सेक्शन से। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एमएन वेंकटचलिया की क्या एस्टेब्लिशमेंट थी, लोकपाल यूनिट, ये कुछ मेंस के आंसर हैं, क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वाला सेगमेंट कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है चारों में से। ओके, सो उम्मीद है आपको आज का ओपेट एनालिसिस काफ़ी समझ में आया होगा। कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए।
जितना आप फीडबैक करेंगे दोस्तों उतनी ही हमारी वीडियो दूर तक पहुंचेगी। जितना आप कमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, ताकि हम भी कह सकें कि अरे यार हमें लोग 5,000 लोग 10,000 लोग देखते हैं, आपकी वजह से ही होगा। इसीलिए आपकी मेहनत को रिवॉर्ड देने के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिससे आप खुश हो जाएंगे, जिससे आप एम्पावरमेंट आपको लगेगी। सो स्टे ट्यून्ड और पूछे गए आंसर्स पे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि एक तो एनालिसिस कैसी लगी, दूसरा लोकपाल से रिलेटेड जो टीचिंग्स थी वो कैसी लगी, और जो क्वेश्चंस थे इसके वो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए आज का ओपेड एनालिसिस हम ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।